नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं ना, ये कहानी 80 की दशक की है। ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है ब्रिज मोहन तिवारी। तिवारी जी नागपुर में रहते हैं। ये तब की कहानी है जब वो जवान थे, मतलब हाई स्कूल में थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज मोहन तिवारी। मैं नागपुर में रहता हूँ। ये घटना जो मैंने सुनी थी अपने एक किराएदार जिसका नाम था विजय, जो मेरे मकान में ही रहा करता था। और एक छुट्टी की दिन थी, संडे की टाइम था, और हम और वो एक साथ बैठे हुए थे। किसी बात पर भूत का जिक्र हो गया और बातों ही बातों में वो घटना मुझे बताने लगा जो उसके एक जिगरी दोस्त के साथ में घटा था, जिसके साथ वो फैक्ट्री में काम करता था। रोज़ आता था साथ में, जाता था साथ में। और जब मैं वो कहानी सुना ना, तो मैं दंग रह गया था। मैं सोच भी नहीं सका कि ऐसा भी होता है क्या आज के टाइम में। कहानी इस प्रकार की है। विजय और नीलेश नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में रहते थे। गांव के पास में एक छोटा सा पहाड़ी था। पहाड़ी ऊपर से बिल्कुल समतल था और उसका दो सिरा, एक सिरा तो हाईवे पर जा कर के मिलता था और दूसरा जो सिरा था ना, वो जंगल साइड में जाकर मिलता था। नीलेश, विजय उसी गांव के रहने वाले थे जो हाईवे के पास में था। और दोनों दोस्त बहुत ही जिगरी थे। एक साथ फैक्ट्री में काम करते थे, आना जाना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, ये सब चल रहा था। जो नीलेश थे ना, शादीशुदा थे। उम्र लगभग 28 साल की रही होगी। 2 बच्चे थे, पत्नी भी सुंदर थी, घर गृहस्थी को संभाल रखी थी। नीलेश का भाई भी थे, बड़ा भाई। उनके माँ बाप नहीं थे, वो गुजर चुके थे। लेकिन नीलेश और उनके बड़े भाई ने पूरे अपने घर को संभाल रखा था। किसी चीज़ का कोई कमी होने नहीं देते थे। नीलेश बहुत मेहनती लड़का था और फैक्ट्री में जी लगा के काम करता था। लेकिन शाम के टाइम में वहाँ के जो गांव के लोग, नए नवजुवक हो या थोड़ा ओल्ड हो, उस पहाड़ी पर वॉकिंग करने के लिए जाते थे। रास्ता उनके गांव के थोड़ी ही दूरी पर, आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर जो हाईवे था, वहीं से रास्ता ऊपर जाता था उस पहाड़ी पर। और वो समतल पहाड़ी पर जाकर के शाम के टाइम आसपास का दृश्य देखते थे और वॉकिंग भी करते थे। दोनों काम हो जाता था। और जब अंधेरा होने लगता तब गांव के लोग सारे वापस आ जाते थे। और यही काम नीलेश भी किया करते थे। हालांकि विजय इस काम में शामिल नहीं होते थे। फैक्ट्री 2 शिफ्ट में चला करती थी। एक सुबह 7 की शिफ्ट थी, 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक चलती थी। दोनों शिफ्ट में अब दोस्त अपना आपस में मिलकर काम करते थे और ऐसा ही चलता जा रहा था। लेकिन अगर सुबह की शिफ्ट होती नीलेश की, तो शाम के टाइम वो ज़रूर जाते उस पहाड़ी पर वॉकिंग करने के लिए। अगर नाइट की शिफ्ट होती तो शाम को तो पॉसिबल नहीं था। वो सुबह के टाइम में सुबह सुबह उस पहाड़ी पर जरूर जाते थे। रोज़ का नियम था, ऐसा वो रोज़ करते थे। और एक एक दिन की बात है, वो सुबह की ड्यूटी थी नीलेश की। और नीलेश अब 2 बजे के आसपास अपने घर आ चुके थे, अपने परिवार में रहे। और शाम को जब
जब अंधेरा होने से पहले, क्योंकि वो पहाड़ी पर जाते थे। अब वो रोज की तरह अब पहाड़ी पर चढ़ गए थे। पहाड़ी कोई ज़्यादा विशेष ऊंचा नहीं था और देखने में बहुत वहाँ से शानदार दृश्य दिखता था शाम का। और वो नीलेश अकेले ही उस पहाड़ी पर आज आए थे। कोई उनका दोस्त नहीं था। खैर विजय तो जाते ही नहीं थे। अब नीलेश पहाड़ी पर तो चढ़ गए। अब वहाँ पर अपना वॉकिंग करने लगे, इधर उधर अपना दृश्य देखने लगे। कब शाम हो गई उनको पता ही नहीं चला। और इधर उनकी पत्नी खाना बना करके इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि गांव के लोग जल्दी खाना बना लेते थे, जल्दी खाना भी खा लेते थे। और वही इंतज़ार कर रही थी कि कब नीलेश आएंगे, कब खाना खाएंगे, कि हम लोग फिर आराम करेंगे। ऐसा ही होता था पहले। लेकिन नीलेश जो थे ऐसा दृश्य देख रहे थे, आज उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। अब जो भी गांव के लोग बुजुर्ग थे, जवान थे, अब पहाड़ी पर आकर के जा चुके थे। उस पहाड़ी पर सिर्फ नीलेश खड़े थे इकलौता। और वो दूसरे सिरे के तरफ में खड़े थे। वहाँ से जंगल का दृश्य भी बहुत अच्छा दिख रहा था। और सूरज जो अब डूब चुका था, लाली लाली सी बस दिखाई पड़ रही थी। और उसी चीज़ को नीलेश देख रहे थे। जब सूरज डूबने लगा, डूब चुका था, लाली लाली दिख रहा था, तो नीलेश को लगा कि हम तो रोज़ हाईवे के साइड से आते हैं और आज तक हमने पता नहीं किया कि दूसरी साइड में कैसे उतरा जाता है, रास्ता है कि नहीं है। और आखिर रास्ता है तो रास्ता कहाँ जाता है, जंगल में जाता है, किसी गांव के साइड में जाता है। तो आज वो मूड में थे। वो सोचने लगे कि चलो आज इस तरफ का देखते हैं कि हम किधर जा सकते हैं। और वो दूसरी साइड में जो जंगल की तरफ था पहाड़ी, उधर वो धीरे धीरे करके उतरने लगे। उधर भी ऐसा ही जगह था कि जिस पे इंसान आराम से उतर सकता था, चढ़ सकता था। और जहाँ तक वो देखते जा रहे थे, आगे में जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। लेकिन रास्ता था, उतरने का, चढ़ने का रास्ता बना हुआ था, पहाड़ काट करके जैसे किसी ने बनाया हुआ था। सीढ़ियाँ उनको नज़र आ रही थी। तो आखिर इतने दिन उनके हो गए और ये जगह उनको क्यों नहीं दिखी। यही सब सोच रहे थे, आश्चर्य में थे कि मैं इस जगह पर ना जाने कितनी बार आ चुका हूँ, बचपन से लेकर जवानी तक। लेकिन ये सीढ़ियाँ मुझे जो आज दिखाई दे रही है, ये पहले क्यों नहीं दिखाई दी। इसका राज क्या है? ये राज को जानने के लिए वो पत्थर पर बनाई हुई सीढ़ियाँ जो किसी इंसान ने बनाई होगी, अब नीलेश को यही लगा था कि इतना कोई मेहनत क्यों किया होगा। आखिर ये सीढ़ी नीचे जाती कहाँ पर है? जो कोई किसी ने बनाया है तो कोई मकसद से बनाया होगा। उसका मकसद क्या रहा होगा? और वो पत्थर की सीढ़ियों पर धीरे 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 उतरते चले गए। जब पहाड़ी का आधा हिस्सा वो सीढ़ियों से पार कर चुके थे, सामने जंगल ही जंगल दिख रहा था। और सूरज की जो लाली थी अब थोड़ी थोड़ी छिपने लगी थी, लेकिन इतना उजाला था कि सब कुछ वो देख पा रहे थे। और तभी एक जगह पर, जहाँ पर वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिस पर उतर रहे थे, और नीचे में रोशनी सी उनको दिखाई दी। तेज रोशनी, जैसे कहीं आसपास में कोई लैंप जल रहा हो, ऐसी दूधिया रोशनी थी। उस दूधिया रोशनी को देख करके अब नीलेश जो थे चौंक गए थे कि भाई, इस जगह पर मैंने आज तक कोई रोशनी नहीं देखी। ये रोशनी किस चीज़ की है और कहाँ से निकल रही है? अब धीरे धीरे नीलेश जो बाकी की सीढ़ियाँ थी वो भी उतरने लगे। जब उस रोशनी की जगह पर पहुँचे ना, जहाँ से रोशनी निकल रही थी, तब देख करके वो हैरान रह गए थे। वो क्या देख रहे हैं कि ये रोशनी सफ़ेद दूधिया रोशनी, जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी होती है, ऐसे ही निकल रही थी। और एक गुफा था।
पहाड़ के अंदर में बनाया हुआ, जैसे किसी ने बनाया हो गुफा, ऐसा गुफा था। जब वो गुफा में रोशनी देखे ना तो एकदम चकित रह गए थे। और वो सोचने लगे कि आखिर इस गुफा को क्यों बनाया गया है, इसका रीजन क्या है, कौन रहता है यहाँ पर। अब जिज्ञासु व्यक्ति थे, जिज्ञासा हो चुकी थी देखने की। और उधर शाम अब ढल चुकी थी, जो सूरज की लाली थी ना जाने कब छिप गई थी। बाहर में अंधेरा अब हो चुका था। लेकिन नीलेश जो थे डरपोक नहीं थे। वो उस चीज़ को पता लगाने में जुट गए कि आखिर इस गुफा में कौन रहता है, ये रोशनी कहाँ से तेज निकल रही है, चल के मुझे देखना चाहिए, आखिर इसका राज क्या है। अब उस गुफा के द्वार पर चले गए तो देखा तो लंबा गलियारा था, पहाड़ काट करके जैसे किसी ने बनाया हुआ है, चौड़ा रास्ता जिसमें अब कई आदमी एक साथ में उसमें जा सकते हैं, इतना बड़ा वो जगह थी। अब फिर आश्चर्य में डूबे हुए नीलेश धीरे 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 गुफा के अंदर जाते गए, चलते गए और आखिर कुछ देर जाने के बाद वो देख करके हैरान रह गए। वो देख रहे हैं कि अरे ये जगह अंदर आकर के और खुला हो गया है। अब पूरी खुली जगह थी, जैसे कोई लंबा सा हॉल है। अब भी जब मैं हॉल के अंदर पहुंचा ना, बड़ा सा खुला जगह था, रोशनी दूधिया निकल रही थी और वहाँ पर पत्थर काट करके जैसे बेंच बनाया गया था बैठने के लिए, और उस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, हर प्रकार के लोग मुझे उस बेंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं देख करके हैरान रह गया कि भाई ये पहाड़ी के अंदर में ये गुफा, और गुफा के अंदर में ये रोशनी जहाँ है, यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे, कौन है ये लोग। मुझे लगा कि कोई हॉस्पिटल तो नहीं खुल गया है, कि ऐसा ही लग रहा था। वो लोग दूर देख रहे थे आगे की तरफ। जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो मैं देखने लगा उन लोगों को, और तब मुझे अपने ही गांव की एक ऐसी महिला दिखी जो करीब 4 साल पहले गुजर चुकी थी, मर चुकी थी। उसके अंतिम संस्कार में खुद गया था और वो मुझे उसी बेंच पर बैठी हुई दिखाई दी। जब मैंने उसको देखा तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि माजरा क्या है। इस औरत को तो मरे हुए 4 साल हो गया है। मैं उसको ताई जी कहता था, और मैं जब उसके पास हैरानी से पहुंचा कि ताई जी आप तो मर चुकी थी, तब आप जिंदा कैसे होगी, कब हो गई, और यहाँ पर क्या चल रहा सब। ताई जी मेरी तरफ देख करके मुस्कुराई, और फिर आगे की ओर इशारा कर दिया। कुछ बोली नहीं, सिर्फ उंगली से कि मतलब आगे चले जाओ। मैं उनका ये व्यवहार देख करके मैं खुद चकित था, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी हिला मिला रहता था, लेकिन अब तो वो मर चुकी थी और अचानक इस सुरंग में, गुफा में मुझे दिख रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा था कि इस जगह पर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने इशारा किया तो मुझे आगे जाना पड़ा ताकि देख सकूं कि आगे और क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है। भाई मैंने आज तक इस पहाड़ी में ऐसी जगह देखी नहीं थी, और मैं आगे की तरफ चलने लगा। वो जो बेंच थी ना, लंबी सी होती जा रही थी, और उसमें वैसे ही लोग बैठे हुए ना जाने किसका इंतज़ार कर रहे थे। और मैं आगे बढ़ता गया। उसमें कई मुझे दूसरे गांव के लोग भी, बुजुर्ग मुझे दिखाई दिए, जो पहले 10 साल पहले, कोई 8 साल पहले, कोई 10 साल पहले मर चुका था। मैं जानता था उनको भली भांति से, और वो
सब लोग वहाँ जिंदा मुझे दिखाई दे रहे थे। ये मामला क्या बात है भाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं वैसे ही उस जगह पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये सब चक्कर क्या है, ये मरे हुए लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो गए। और तब मैं थोड़ी दूर जा करके ठिठक सा गया। मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे दादाजी भी उसी बेंच पर बैठे हुए हैं और उनके बगल में मेरे पिताजी भी हैं और उनके थोड़ा सा आगे मेरी माँ भी है। खैर मैं दादाजी को इतना जानता पहचानता नहीं था, लेकिन ज़रूर मैं देख करके पहचान चुका था। और मैं अपना पिताजी को तो अच्छी तरह जानता था और अपनी माँ को तो जान से ज़्यादा चाहता था। वो सब बैठे हुए थे उसी बेंच पर। आज जब मैं देखा अपनी माँ को ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँच गया। लेकिन जैसे ही माँ के पास पहुँचा ना, माँ मुझे देख करके हैरान रह गई, चौंक सी गई थी। मुझे कड़े शब्दों में डांटते हुए कहने लगी, नीलेश तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू कैसे आ गए यहाँ पर? बेटा जल्दी से इस जगह से बाहर निकल जा, जल्दी कर, ये जगह तेरे लिए नहीं है। तू जितना जल्दी हो सकता है इस जगह से भाग जा। और माँ मेरी उठ चुकी थी। मैं तो बहुत कुछ सवाल जो उनसे पूछना था मैं तो पूछ ही नहीं पाया। और माँ मुझे धक्का देने लगी, नीलेश भाग यहाँ से, भाग मेरे बच्चे, इस जगह पर तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निकल जाओ इस गुफा से, दोबारा मत कभी इस जगह पर आना। अब मैं हैरान परेशान कभी अपने दादाजी को देख रहा हूँ, कभी अपने पिताजी को देख रहा हूँ, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दर्द, कोई डर, कोई भय, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल शांत लोग थे। जो भी जितने लोग वहाँ पर मुझे दिखाई दिए, कोई दर्द में नहीं था। सब जैसे शांति उनको मिली हुई है। चेहरे पर एक मुस्कान सा अब दिखाई दे रहा था। और माँ मुझे धकेलते हुए अब कहने लगी कि बेटा नीलेश जल्दी निकल, नहीं तो देर हो जाएगी। इसके बाद माँ मुझे धकेल दिया कि भाग जा बेटा यहाँ से, दोबारा कभी इस जगह पर आना भी मत। अब मैं माँ का तो कहना जरूर मानता था। मैं समझ गया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पिता भी मरे हुए हैं। और ये लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माँ मुझे डांटती रही, नीलेश भाग जा बेटे इस जगह से, भाग जा बेटा। और तब मुझे लगा कि माँ ज़रूर मेरी चिंता कर रही होगी, मुझे इस जगह पर आना नहीं चाहिए था, ज़रूर ये सही जगह नहीं है। और इसके बाद मैं पीछे मुड़ा, भागता ही रहा, जैसे वो गलियारा, वो जगह ख़त्म नहीं हो रहा हो। हर तरफ मुझे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे। वहाँ पर सबसे कमाल की रोशनी, जो दूधिया रोशनी ना जाने कहाँ से निकल रही थी। मैं सबके चेहरे को देखता हुआ अब भागता रहा। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ से मैं अंदर इस गुफा के अंदर आया था। इसके बाद में मुड़ कर देखा नहीं। वो सीढ़ियाँ मुझे दिख गई जिसके सहारे मैं नीचे तक पहुँचा था। और उसी सीढ़ियों पर वापस चलता हुआ मैं पहाड़ी का समतल क्षेत्र पर आ गया था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, पूरा बदन डर से कांप रहा था कि मैं किस जगह पर आ गया था भाई। यहाँ तो सारे मरे हुए लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादाजी, हो सकता है कि उनके पहले की भी कोई पुश्त बैठी हो जिसको मैं जानता नहीं हूँ। और मैं बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। आखिरकार अब हर तरफ मुझे दिखने लगा कि अब रात ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद में उसी समतल जगह पर चलता हुआ मैं हाईवे के पास पहुंच गया था, जहां से मैं हर शाम को या सुबह में उस पहाड़ी पर चढ़ता था। और उसी के थोड़ी दूरी पर मेरी वो फैक्ट्री थी जहां पर
विजय और मैं काम करते थे और मुझे लगा कि चल थोड़ा फैक्ट्री के पास कैंटीन खुला हुआ था, चल करके मैं थोड़ा पानी वानी पी लूँ ताकि मेरी सांसें जो तेज़ तेज़ चल रही है वो कंट्रोल में हो जाए, और थोड़ा गरम 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 चाय भी पी लूँगा तो और मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी। लेकिन अंदर से मैं बहुत खौफ में था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था। जो चीज़ मैंने देखा था अपनी आँखों से उसको भुला नहीं पा रहा था, और ऊपर से माँ का वो कहना कि बेटा तू कैसे आ गया इस जगह पर जिंदा लोग कभी नहीं आते, बेटा तू भाग जा, अभी तेरे पास वक्त है। मैं यही सब ख्याल में खोया हुआ अब मैं कैंटीन के अंदर दाखिल हो गया था। कैंटीन खुला हुआ था, उसमें काम करने वाले लोग बैठे हुए थे। उनमें से कई लोग जो थे मैं जिनको अच्छी तरह से जानता था, जो मेरे फैक्ट्री में काम करते थे, और वो चाय पानी पीने के लिए उस वक्त आए थे। लेकिन मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैं सीधा काउंटर पर गया और काउंटर मैन से मैं बोला कि भैया ठंडा पानी और साथ में चाय मेरे टेबल पर भिजवा दो। अब फिर मैं जाने लगा। मैं टेबल पर जा कर के बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि अब पानी आएगा, अब चाय आएगा। लेकिन जब कुछ नहीं आया ना, तो मुझे लगा कि मेरी बात काउंटर वाले भैया ने सुना नहीं है। मैं दोबारा भैया जो काम कर रहे थे उनको बोलना शुरू किया, भैया मैं आपको कुछ देर पहले बोल के गया था ना, मुझे पानी की ज़रूरत है और चाय की, आप भिजवाए नहीं अभी तक। लेकिन अभी भी मैं उस काउंटर वाले भैया से बात कर रहा था, लेकिन वो तो मेरी परवाह नहीं कर रहे थे, वो तो देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ में, वो तो दूसरा कोई काम कर रहे थे। मुझे अब गुस्सा आने लगा कि भैया चिल्लाता रहा, मेरी सुनो तो सही। लेकिन भैया तो जैसे लग रहा था कि गूंगे बहरे हो चुके हैं, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। और तब मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा भाई, ये आदमी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। और तब मैं जो फैक्ट्री के हमारे वर्कर थे जो वहाँ चाय पानी पी रहे थे, मैं एक के पास गया और उसका नाम ले कहने लगा, भैया ये काउंटर वाला भैया मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्या तुम्हारी भी बात नहीं सुन रहा क्या, ये बहरा हो चुका है क्या। लेकिन सबसे कमाल की बात ये लगी कि वो भी मेरा बात सुन नहीं रहा था। जो फैक्ट्री में काम करने वाला मेरा दोस्त था वो भी मुझे देख नहीं पा रहा था या सुन नहीं पा रहा था। ऐसा क्या हो गया, मैं खुद आश्चर्य में था। मैं लोगों के पास जाने लगा, सबको बोलने लगा, लेकिन कोई मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा था। कईयों को मैं हाथ छूने की कोशिश करने लगा, मैं हाथ पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन लगता कि मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो गया मुझे, मैं खुद हैरान था। तब मुझे वहाँ पर कैंटीन में एक घड़ी दिखाई दी जो रात के 10:30 बजा रही थी, और तभी तो ये चाय का टाइम था। और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना रात तक इस जगह पर कर क्या रहा हूँ। मैं तो 6:30 के आसपास उस पहाड़ी पर गया था वॉकिंग करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मुझे उस सुरंग में लगा था, उस गुफा में। तो इतनी रात कैसे हो गई, ये ज़रूर घड़ी बंद पड़ी है। मैं भी घड़ी बांधा करता था। जब मैं अपनी घड़ी में देखा ना, तो वाकई में 10:30 बज रहा था रात का। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। तब मुझे लगा कि मुझे अपना घर जाना चाहिए। यहाँ के लोग तो पागल हो गए, जैसे मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अपने घर चलना चाहिए। और आखिरकार मैं वहाँ से रोड पार करके अपने गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर मेरा गांव था। मैं जब अपने घर के पास पहुँचा ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी भी बाहर है, मेरे बच्चे बाहर हैं, और मेरे बड़े भाई साहब भी बाहर खड़े हैं, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। और मैं पत्नी के पास जाकर बोलने लगा कि तुम सब बाहर क्यों खड़े हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, मैं तो आ चुका हूँ। लेकिन आश्चर्य जब हुआ जब पत्नी मेरी बात सुन नहीं रही थी। तो मैं अपने भैया के पास गया, भैया को भी बताया कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, मैं तो आ चुका हूँ।
लेकिन भैया भी मेरी अनदेखी कर रहे थे। मैं अब डर चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मुझे देख नहीं पा रहे हैं या दिक्कत कहाँ है, परेशानी क्या है, हुआ क्या है मेरे साथ में, जो मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं सुन पा रही है, ना मेरे सगे भाई, बड़े भाई, वो भी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, ना वे बच्चे मेरे सुन पा रहे हैं। ये कहानी क्या हो गई मेरे साथ में। मैं खौफ में हो गया था। अब मैं अपने घर के अंदर चला गया। मैं देखने लगा कि मुझे प्यास की ज़रूरत थी, प्यास लग रही थी कि मैं पानी पी लूँ। लेकिन जैसे ही मैं मटके से पानी निकालना चाहा तो पानी तो मैं निकाल ही नहीं पा रहा था। ये क्या मतलब हुई। तभी सामने में दर्पण था जहाँ पर पत्नी मेरी श्रृंगार किया करती थी। अब मैं अपने आप को उस दर्पण में देखने की कोशिश करने लगा कि क्या मेरे साथ में हुआ है। लेकिन जब मुझे इतना खौफ हुआ जब अपने आप को उस दर्पण में देख नहीं पा रहा था, मैं तो जैसे एकदम गायब हो चुका था। मैं दिखाई नहीं पड़ रहा था दर्पण के अंदर में, अदृश्य हो गया था। सही मायने में इतना खौफ मुझे जो हुआ था कभी नहीं हुआ। मैं डर गया था कि आखिर मेरे को हुआ क्या है, मैं कैसे अदृश्य हो गया हूँ, ये कौन सी शक्ति मुझे अदृश्य कर रखी है। ज़रूर उस पहाड़ी के गुफा में कुछ तंत्र मंत्र होगा, ऐसी वजह से मैं अदृश्य हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ मेरे भगवान। मैं इधर उधर भागता रहा, अपनी पत्नी को हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कोई काम कर ही नहीं पा रहा था, जैसे किसी को छू भी नहीं पा रहा था। बड़े भाई साहब को भी मैं गया, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो भी पकड़ नहीं पा रहा था। मैं बहुत थक चुका था। मुझे लगने लगा कि अब मैं लग रहा कि कहीं हमेशा के लिए गायब तो नहीं हो गया। ये अदृश्य मैं कैसे हो गया। ज़रूर उस पहाड़ी जो गुफा है उसमें कोई जादुई शक्ति है और जादुई शक्ति मुझे अदृश्य कर दी है। मुझे उस जगह पर जाना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए कि मैं अदृश्य कैसे हुआ, अब मैं कैसे वापस आ सकता हूँ। इसके बाद में मैं ये नहीं देखा कि रात कितना हुआ है। मैं फिर उस तरफ चल पड़ा, पहाड़ी की साइड में तेज़ी से चलता हुआ हाईवे पहुंचा और हाईवे से जैसे मैं चढ़ा करता था उस समतल पहाड़ी पर, उस पर आ चुका था और मैं जाते जा रहा हूं। लेकिन रात हुई पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जैसे शाम हुई हो। इतना अब उजाला मुझे साफ नज़र आ रहा था, लेकिन घड़ी की सुई अब रात को 11:30 से ऊपर का टाइम बता रही थी। अब मैं तेज़ी से चलता हुआ उस दूसरे सिरे पर पहुंच गया जहां से मैं नीचे उतरा था। जब मैं वहां गया ना तो मुझे कुछ सीढ़ियाँ तो दिखाई पड़ी और उस सीढ़ियों पर मैं उतरता चला गया। जब मुझे आश्चर्य जब हुआ जब उसके आगे की सीढ़ियाँ मुझे नज़र ही नहीं आई। मतलब जो सीढ़ियों से मैं नीचे उतरा था, उस गुफा तक पहुंचा था, वो सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थी। अब मैं काफ़ी देर तक उस जगह पर भटकता रहा, उस सीढ़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सीढ़ियाँ मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, रोने का मन कर रहा था, रो भी रहा था। अब समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था कि क्या मैं ज़िंदगी भर अदृश्य रहूँगा, मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगा, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा। मेरी पत्नी देखो मुझे तलाश कर रही है, वो लोग परेशान हैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे बड़े भाई साहब परेशान हैं, लेकिन मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो यहीं पर था, आप लोग शायद मुझे देख नहीं पा रहे हो। और आखिरकार मैं घर वापसी आ चुका था। अभी भी आधी रात हुई पड़ी, पत्नी उदास बैठी हुई है, बच्चे सोए पड़े हैं। अब बड़े भाई साहब अब दरवाजे के चौखट पर बैठे हुए जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे हो, रात आग रही हूँ। और मैं घर के अंदर भी गया
मैं हर जगह घूम लिया, लेकिन मैं ना कोई सामान छू पा रहा था, ना मैं अपनी पत्नी को दिलासा दे पा रहा था, ना अपने बच्चे को थपकियाँ दे सकता था। और आखिरकार मुझे लग चुका था कि मैं सदा के लिए अदृश्य हो चुका हूँ। मैं कभी वापस दिखाई दूंगा या ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैं बाहर एक नीम का पेड़ था, दरख्त थी, वहाँ पर मैंने चबूतरा बनाया हुआ था। और वहीं चबूतरा पर जा कर के मैं थका हुआ तो था, सो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली ना, तो मैं फिर अपने घर में गया, अपने पत्नी को बात करने की कोशिश किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो रहा था। गांव के लोग भी मुझे दिखाई देते थे। मैं उनके पास जाता था, उनको समझाने की कोशिश करता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हूँ। लेकिन कोई मुझे देख ही नहीं पाता था, कोई महसूस नहीं कर पाता था कि मैं उस जगह पर हूँ। इस तरह करते करते 7 रातें बीत चुकी थी। पत्नी मेरा रोज़ इंतज़ार करती थी। मेरे बड़े भाई साहब गांव के लोग लेकर के ढूंढने के लिए उस पहाड़ी पर जाते, मैं भी उनके साथ रहता। मैं उनको बताने की कोशिश करता कि मैं तो यहाँ पर हूँ, आप किसको ढूंढ रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। और आखिरकार वो लोग ढूंढना अब छोड़ चुके थे। घर में अब एक तरह से मातम सा छाया हुआ था, और मैं अपनी पत्नी का उदास चेहरा देख करके खुद रोने लगता था कि मैं तो जिंदा हूँ और मैं सही सलामत भी हूँ, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। 8वीं रात अब आ चुकी थी। अब मैं अपने दिमाग में सब सोच रहा था कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, कौन मेरी इस बीमारी को दूर कर सकता है, मैं कैसे अदृश्य अब दिखाई दे सकता हूँ। यही सब सोचते हुए मन में एक ख्याल आया, अरे ये काम तो कोई महात्मा कर सकता है, जो कोई जादू विद्या जानता हो, तो क्यों ना उनके पास चला जाए। लेकिन इस वक्त में महात्मा कहाँ मिलेंगे। पहुँचे हुए महात्मा की ज़रूरत थी, जिनके पास कोई सिद्धि हो, तभी तो ये कर पाएंगे। और तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, एक हमारे शमशान की जगह पर एक झोपड़ी बनी हुई मैं देखी थी, और उसमें एक औघड़ बाबा रहा करते थे, और वो शमशान में ही रहा करते थे। अब मैं समझ चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद उसी रात में मैं औघड़ बाबा के पास शमशान में पहुंच गया था। वहाँ पर एक शव जल रहा था, और बाकी लोग जो भी थे सब चले गए थे, और औघड़ बाबा उस शव के पास कोई तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। अब मैं उनके बगल में जाके खड़ा हो गया था। उनको साधना से जागने की कोशिश में लगा हुआ था कि कब बाबा जगेंगे, कब मैं अपने दिल की बात कहूँगा। और आखिरकार 1 घंटे के बाद बाबा आंखें खोल दिया। फिर मुझे देख लिए, और देखते ही गुस्से में हो गए। अरे तू कौन है? तू प्रेत है, पिशाच है क्या तू? और यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मैं तो सब देख लिया कि बाबा मुझे देख रहे हैं, ये ज़रूर मुझ पर कृपा करेंगे। और तो मैं बाबा का पैर पकड़ लिया। अब पूरी कहानी बताने लगा कि बाबा मेरे साथ में ये सब हुआ है। और तब बाबा मुझे देख करके कहने लगे कि तू मेरे से थोड़ा दूर हो जा, और मैं बताता हूँ कि तेरे साथ में क्या हुआ है। अब बाबा फिर बताने लगे, कहने लगे तू अब तेरे पास में कोई शरीर नहीं है, तू अपना शरीर खो चुका है। अब सरल शब्द में कहूँ कि तू मर चुका है। ये जो है यहाँ दिखाई दे रहा है तेरा आत्मा है, तेरा शरीर ना जाने कहाँ चला गया है। अब उसको तू भूल जा, तू अब मर चुका है, और तुझे इस तरह भटकना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बाबा का पैर छोड़ ही नहीं पा रहा था। नीलेश बता रहे थे विजय को कि मैं बाबा को बिल्कुल पैर नहीं छोड़ रहा था, कि बाबा मेरी पत्नी रो रही है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई साहब बहुत परेशान हैं, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, कम से कम मेरी मरने का खबर तो उन तक पहुंच जाए, तब तक जा कर के उनको कुछ समझ में आएगा,
वो लोग तो रोज़ हमें ढूंढते हैं। मेरी पत्नी परेशान है बाबा, कुछ में मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई शरीर दे दीजिए। बाबा मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। नीलेश बताते हैं कि बाबा मेरी तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें ना करें। और तब मेरी तरफ देख के कहने लगे कि सुन बेटा, तेरा शरीर में तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, इतनी शक्ति मेरे में है कि तुझे थोड़े टाइम के लिए मैं तेरा शरीर वापस कर सकता हूँ और तू अपने घर जा सकता है, लेकिन मामला 1 घंटे का है। अगर 1 घंटे के अंदर में तू अपने घर जा कर के आ जाए तो बात बन जाएगी, तू अपने घर में बता भी सकता है। मैं सोचने लगा कि अब करें क्या, और तब तक सुबह हो चुकी थी। सब कुछ ये सब सोचने समझने में, और बाबा कहने लगे तो अच्छी विचार कर ले, सोच ले कि ये काम करूं या ना करूं। अब आखिरकार दिन निकल चुका था, लेकिन मुझे तो पूरा दिन शाम की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे सुबह का वक्त हो या शाम का हो। धुंधला धुंधला सा आकाश, हर चीज़ मुझे दिखाई दे रहा था। और मैं सोच विचार कर लिया कि बाबा कोई बात नहीं, आप मुझे 1 घंटे के लिए शरीर दे दीजिए। अब मैं कम से कम अपनी पत्नी को, अपने भाई साहब को बताता हूँ कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मेरी प्रतीक्षा मत करो, मैं मर चुका हूँ। और आखिरकार बाबा कहने लगे कि चल आ शमशान में। वो शमशान में मुझे ले गए। शमशान में एक गोल घेरा उन्होंने बना दिया, और एक गोल घेरे के अंदर में वो खुद उसमें आकर के खड़े हो गए। अब मुझे कहने लगे कि तू भी इस घेरे के अंदर में आ जा, लेकिन सुन ले, तेरे पास 1 घंटे का मात्र टाइम है। तेरे को 1 घंटे में अपने गांव भी जाना है, बात भी करना है, और फिर इस गोल घेरे के अंदर में आना है। अगर तू नहीं आ पाया ना, तो तू कभी भी मुक्ति नहीं पा पाएगा, तू भटक जाएगा। मेरा जो होगा मैं तो देख लूँगा, जो भी होगा मैं उसको झेल लूँगा, लेकिन तू जिंदगी भर कभी भी मुक्ति पा नहीं पाएगा, तो सोच ले। मैंने कहा कि बाबा मुझे मंजूर है, मैं जल्दी से जाऊंगा, अपने परिवार वालों को बताऊंगा, और फिर इस गोल घेरे के अंदर में आ जाऊंगा, आप विश्वास कीजिए। तब बाबा ने मेरे ऊपर अपनी साधना का जो मंत्र था वो सब अब उपयोग करने लगे थे। इस विधि में आधा घंटा से अधिक लग चुका था। इसके बाद बाबा मुझे उस गोल घेरे से धक्का दे दिए, कहने लगे कि बस तेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटा से 1 सेकंड भी नहीं आगे होना चाहिए, उससे पहले तू लौटने की कोशिश कर, और तब मैं तेरे लिए कुछ सोचूंगा, लेकिन तू ये काम जल्दी निपटा। इसके बाद मैं दौड़ चला था, लेकिन मैं जानता था कि अपने गांव तक पहुंचूंगा, और तब तक ये पूरा का पूरा टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब दिन का वक्त था। अब मेरा जो दोस्त विजय थे, उनकी अब दोपहर की ड्यूटी थी, और वो रेडियो के बड़ा शौकीन थे, और रेडियो जहाँ भी चलते ना हाथ में लेके चलते थे, वो रेडियो का ही ज़माना था। और वो गांव से अपना रेडियो बजाते हुए हाईवे की तरफ आ रहे थे। हाईवे पर कैंटीन थी फैक्ट्री की, और भी कुछ दुकानें थी, और वहाँ पर आके चाय वाय पिया करते थे। और मुझे एक जगह पर दिखाई दे दिए। अब मैं उनको रास्ते में रोक लिया। वो मुझे देख करके बड़े खुश हुए, कहने लगे नीलेश तू कहाँ गायब हो गया था, देख तेरी फैक्ट्री में एब्सेंट चल रही है, अब तेरी जो नौकरी है खतरे में है भाई, जल्दी से ज्वाइन कर ले, देख बहुत दिन हो चुका है। वो जो सुपरवाइज़र है मुझे रोज़ बोलता है कि नीलेश कहाँ है, नीलेश के लेके आओ। हम उसको समझाएं कि भैया नीलेश गायब हो चुका है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, तू था कहाँ पर। मैं जब उससे बात करने लगा ना, तो मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि मैं अपने पत्नी अपने बच्चों को देख नहीं पाऊँगा, देख तो पाऊँगा बात नहीं कर पाऊँगा। अब मैं सोचा कि जो बात करनी है मैं अपने दोस्त विजय से ही करके
और वापस शमशान में अब बाबा के पास पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद मैं सारी बात जल्दी जल्दी बताने लगा। अब मैं अपने दोस्त से कहा कि सारी बातें जाके मेरे परिवार वालों को बता दो कि मेरी प्रतीक्षा ना करें। मैं अब मर चुका हूँ। ये जो मेरे शरीर देख रहे हो ना, ये बस 1 घंटे के लिए है। और इसके बाद ये भी शरीर मेरा ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों को किसी को नज़र नहीं आऊँगा। ना जाने मेरे साथ में आगे क्या होगा, वो तो दूर की बात है। और इसके बाद मैंने अपने दोस्त को भेजा कि आप चले जाओ मेरे घर पर। अब मेरे पास इतना वक्त ही बचा था कि मैं दौड़ करके शमशान तक आ सकता था तय वक्त में, नहीं तो मैं मुक्त नहीं हो सकता था वो संसार से। मैं भूत पिचास बन करके कहीं न कहीं भटकता रहता। ऐसा मैं होने नहीं देना चाहता था। वही मैं अपने दोस्त को बताया। दोस्त और मैं जब विदा हुए तो दोस्त मुझे पकड़ कर रोने लगा। लेकिन मैं कहने लगा, भाई आप मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है उस साधु बाबा के पास में, अवघड़ बाबा के पास में, कहीं देर ना हो जाए। इसके बाद अपने दोस्त को रोता हुआ छोड़ करके मैं दौड़ पड़ा शमशान की तरफ में। जब मैं शमशान घाट में आया ना, तो साधु बाबा उसी गोल घेरे में अभी भी खड़े थे और मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। जब मैं गोल घेरे के अंदर आकर के आज जब बोला कि बाबा मैं आ चुका हूँ, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। अब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कहने लगे कि बच्चा सही वक्त पर आ गया, नहीं तो कुछ देर होता ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद हम उसी साधु बाबा के साथ कुटिया में रहने लगा था। और मैं अपना दुख दर्द बाबा को बताने लगा। लेकिन ज़्यादा देर तक मैं उस कुटिया में रह नहीं पाया। और बाबा कहने लगे, देखो ये कुटिया हमें अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा घर का परिवार अब इस जगह पर आता ही होगा तुम्हें ढूंढने के लिए। और तुम्हारे चक्कर में मेरा ये घर अब टूट चुका है। मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ सदा के लिए। कोई मुझे अब दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी, कोई दूसरा शमशान में जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं भी बाबा के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन बाबा कहते, तू मेरे पीछे पीछे कहाँ जाएगा, तू जहाँ रहना चाह रह, जब तेरी मुक्ति आएगी तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे पीछे आने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं बाबा से कहने लगा कि बाबा आगे का कुछ आप मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। आप में तो इतनी शक्ति है, जब 1 घंटे के लिए आप शरीर दे सकते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए क्यों नहीं। आप मेरे लिए तो भगवान हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए। मैं बाबा को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगा था, बाबा का सेवा करने का कोशिश करता था। अब बाबा भी मुझसे प्रभावित थे और हम दूसरी जगह पर आ चुके थे। और बाबा कहने लगे, देख मैं अब तेरा ज़्यादा कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। मेरे में जो शक्ति थी मैं उसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब इससे आगे की तू सोच मत, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं बाबा के आगे जिद करता रहा कि बाबा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करके तो देखिए। बाबा मेरी जो प्रेरणा वो दर्द था उसको वो समझ रहे थे। अब फिर सोचते हुए कहने लगे, देख बेटा मैं तो जितना करना था कर दिया, लेकिन तू इतना बोल रहा है ना तो मैं सोचूंगा। लेकिन इसके लिए हमें बनारस जाना पड़ेगा। बनारस में मेरे गुरु हैं, गुरु ही तेरा कोई उपाय कर सकते हैं, उनमें अपार शक्ति है। जितना उनमें शक्ति है मेरे में नहीं है। क्या तू चलने के लिए तैयार है? मैंने बोला, हाँ बाबा मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बाबा कहने लगे कि हम सुबह ही निकल पड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और इसके बाद हम लोग बनारस पहुँचेंगे। अब वही हुआ, मैं बाबा के साथ अब ट्रेन द्वारा बनारस पहुँच चुका था। वहाँ पर कई शमशान घाट हैं। वो जो अवघड़ बाबा के जो गुरु थे अब ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते थे।
उनका कोई अस्थाई निवास नहीं था। वैसे तो शमशान घाट में ही रहते थे, लेकिन अब साधु बाबा ढूंढने लगे। अपने जो गुरु भाई थे उनसे पूछने लगे कि कहाँ मिलेंगे गुरुजी। गुरुजी मिले, लेकिन रात के वक्त में। अब फिर गुरुजी जो औघड़ बाबा थे, सारा मेरा दर्द अब गुरुजी के आगे रख दिए और दिखाए कि ये लड़का है, अब इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसको नया शरीर चाहिए। आइए, मेरे पीछे काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो गुरुजी क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? गुरुजी सोचते रहे, मेरी तरफ देखते रहे, मैं उनको भी नज़र आ रहा था और कहने लगे कि हाँ, उपाय तो है, लेकिन बेटा वो शरीर जो मिलेगा ना, तेरा किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो शरीर लेकर के तू अपने घर नहीं जा पाएगा, अपने परिवार में नहीं रह पाएगा। वो शरीर मैं तुझे दूंगा, लेकिन हमारे पास ही तू रहेगा हमेशा, जब तक वो शरीर तेरा दोबारा से नष्ट ना हो जाए। तो बोल, ऐसा चाहता है? मुझे तो शरीर चाहिए थी। मैं सोचा कि एक बार शरीर मिल जाएगी तो बाबा को मना लूँगा कि मुझे परिवार वालों से मिल देने दीजिए। अब मैं हाँ बोल दिया था। इसके बाद जो गुरुजी थे, अब औघड़ बाबा से कहने लगे कि देखो, कोई जुआ शरीर मिले ना, गंगा में लाशें बहती रहती है, उनमें से कोई शरीर को आप लेके आओ, जो शरीर साफ हो और ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। इसके बाद जो औघड़ बाबा थे, उनके कई गुरु भाई थे, लड़के थे, चेले थे, चपाटे थे, सबको ऑर्डर दे दिया गया। 2 दिन के बाद पूर्णिमा थी। अब पूर्णिमा को रात को ये सब काम करना था, मुझे नया शरीर मिलना था। अब फिर गंगा में खोज शुरू हो चुकी थी। औघड़ बाबा साथ में रहते थे। जब कोई लाश दिखाई पड़ता ना, तो अपने चेले को गंगा जी में उतार देते, जाओ देखो किसका लाश है, अगर कोई जुआ लड़का हो तो लेके आ जाना, और नहीं तो छोड़ देना। लाश दिखाई पड़ी तो बाबा के चेले गंगा नदी में कूद पड़े थे, लेकिन लाश लड़की का निकला, जुआ लड़की का। वो तो किसी काम का नहीं था, उस लाश को छोड़ दिया गया। अब फिर दूसरे लाश की अब इंतज़ार होने लगा। कई लाशें नज़र आई। अब बाबा के चेला लोग गए, लेकिन वो लाश किसी काम की नहीं थी। कोई बूढ़ा था, कोई कुछ और था, वो हमारे काम नहीं आ सकती थी। और आखिरकार देर रात तक करीब 10 बजे एक लाश मिली, वो भी जुआ की, और उसको मरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, और वो लाश बिल्कुल सही पोजीशन में थी। उसको निकाला गया। बाबा, औघड़ बाबा खुश थे, चलो काम हो गया इस पट्टे का, ज़रूर इसको नया शरीर मिलेगा। अब फिर उस लाश को जो विधि विधान होता है, कई तरह का जड़ी बूटी का लेप लगाया गया, उसको ठंडी जगह में रखा गया, और बाहर से कोई मतलब नहीं था, कोई हवा ब्यार बाहर का उस पर पड़ना नहीं चाहिए। बड़ी सुरक्षित तरीके से उस लाश को संभाला गया। अगले दिन पूर्णमासी रात थी। अब पूर्णमासी की रात को ये सब विधि विधान करना था, और वो रात अब आ चुकी थी। जो गुरुजी थे ना, अब उस लाश को लेकर के शमशान में आ चुके थे। चेले चपाटे चारों तरफ से घेर करके खड़े थे, और गुरुजी अब वो पूजा विधि विधान करने लगे थे, जो उस शरीर को एक आत्मा से मिलाना था, और इसमें वक्त लग रहा था। जब आधी रात हो गई ना, तब गुरुजी ने आदेश मुझे दिया कि नीलेश बेटा, इसके शरीर में मुंह के द्वारा प्रवेश कर जा। लेकिन मैं जब मुंह के पास जाता ना, तो मैं जा ही नहीं पाता था। गुरुजी मुझे बहुत कोशिश करते थे कि बेटा तू जा सकता है, एक बार तू उसके मुंह में घुस के देख, तो उसके शरीर में चला जाएगा। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता था कि मुंह में प्रवेश कर जाऊं, कैसे भी चला जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहा था। तब बाबा नाराज़ हो गए। अब मुझे लगा कि जैसे कोई 2 हाथों से मुझे पकड़ करके और उनके मुंह के अंदर धकेल दिया गया। अब फिर मैं अंधकार में डूब चुका था।
मुझे लगा कि मैं एक अंधेरी जगह पर हूँ, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे के अलावा। अब कब तक मैं ऐसी जगह पर रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, मेरे कानों में जब आवाज़ पड़ी कि नीलेश बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, ये गुरुजी की आवाज़ है। आज तब मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा तो सारे शिष्य, चेले चपाटी, गुरुजी और अवघड़ बाबा मुझे दिखाई दिए। मैं अब उठ करके बैठ चुका था, मतलब मुझे नया शरीर मिल चुका था। मैं अपने शरीर को देखने लगा। मैं पहले से ज़्यादा सुंदर और जवान भी था। अब मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था कि चलो, मेरा शरीर बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। मैं तो पहले से ज़्यादा सुंदर जवान हो चुका हूँ। अब मैं अपने गुरुजी से कहूँगा, मौका ही पाते, कि मुझे अपने पत्नी के पास जाना है। और वही मैं इंतज़ार करने लगा। और इसके बाद वहाँ का पूजा विधान सब कुछ खत्म हो चुका था। अब हम गुरुजी के साथ में जहाँ उनकी रिहाइश थी, शमशान घाट में, झोपड़ी में, मैं आ चुका था। और मैं कई रात अब उन्हीं के बीच में रहा। जो वो लोग खाते थे, मुझे खिलाते थे। मुझे वहाँ का नियम कायदे सब कुछ बताया जाता था कि देखो नीलेश, अब तुम्हारी वो पहले वाली आदत यहाँ नहीं चलेगी। अब यहाँ के रीति रिवाज के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। क्या पहनना है, क्या खाना है, ये हम लोग तय करेंगे, तुम खुद तय नहीं करोगे। और मैं उनकी सब बातें मानता रहा। जैसे गुरुजी कहते थे, जैसे अवघड़ बाबा बताते थे, वैसे ही मैं करते जा रहा था। लगभग 15 दिन गुजर चुका था। और तब मैं गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, सिर्फ एक बार मेरे पत्नी को मिलना चाह करके। और जैसे ही मैं ये बात बोला ना, तो गुरुजी एकदम आग बबूला हो चुके थे। और कहने लगे कि ये लफ्ज़ दोबारा मत निकालना, नहीं तो ये शरीर है ना, तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। अगर तुमने घर जाने की भी सोच ली ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब तुम्हारा नया शरीर मिला है, इसका सही ढंग से उपयोग करो। जैसा हम लोग कहते हैं वैसा ही करो। हाँ, मैं तुम्हें एक छूट देता हूँ। मैं जब सुना ना, तो दिल को थोड़ा तसल्ली हुई कि कहीं गुरुजी मेरी बात तो नहीं मान गए, मुझे जाने तो नहीं देंगे। मैं मन में मन बड़ा खुश हुआ था। लेकिन जब मैं उनका आदेश सुना ना, तो मैं थोड़ा हैरान जरूर रह गया था। वो कह रहे थे कि नीलेश बेटा, तू एक काम कर सकता है, तू अपने परिवार को चिट्ठी लिख दिया कर, और चिट्ठी पहुंचाना हमारा काम है, हम डाक से भेज देंगे। इतना तो कर ही सकता है ना। तू अपना जो भी कहानी है, तू सब लिख करके अपने परिवार को भेज सकता है। लेकिन मैं तुझे उस जगह पर जाने नहीं दे सकता। अब तो तेरी ज़िंदगी हम लोग के बीच ही गुजरेगी। जहाँ हम जाएंगे तू हमारे साथ में रहेगा। अगर तू भागने की कोशिश भी करेगा ना, तो तू भाग नहीं पाएगा। अगर तू विद्रोह भी करेगा ना, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरा शरीर ये सड़ने लगेगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और तू फिर इस शरीर को देख करके निराश हो जाएगा। अब समझ ले, बाबा की जो बात मैंने सुनी ना, तो दिमाग सन्न रह गया था। अब मुझे लगने लगा कि बाबा जो कह रहे हैं गुरुजी, अब उन्हीं की बात में भलाई है। अब तब मैंने कहा कि गुरुजी, हाँ, मुझे चिट्ठी लिखनी है अपने परिवार को, सारी कहानी बतानी है कि मैं अब नए शरीर में आ चुका हूँ, और मुझे नया शरीर बहुत जुआ है और मेरे पसंद का है और सुंदर भी है। मैं अपनी जगह पर खुश हूँ। आप लोग मेरी चिंता ना करो। अब अपना घर बार आप खुद ही संभालो, और मेरी अब प्रतीक्षा मत करना कि मैं कभी घर लौटूंगा। इसके बाद मुझे एक वक्त मिलता था कि साल में मुझे कितनी चिट्ठी लिखनी है, और उसी तय अनुसार मैं चिट्ठी लिख करके और अवघड़ बाबा को या फिर गुरुजी को दे दिया करता था, और चिट्ठी डाक द्वारा मेरे घर पहुंच जाया करती थी। ये कहानी जो मैंने सुनी, वो 15 दिन गुजर चुका था। लगभग 15 दिन गुजर चुका था। और तब मैं गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, एक काम कर सकता है, तू अपने परिवार को चिट्ठी लिख दिया कर, और चिट्ठी पहुंचाना हमारा काम है, हम डाक से भेज देंगे। इतना तो कर ही सकता है ना। तू अपना जो भी कहानी है, तू सब लिख करके अपने परिवार को भेज सकता है। लेकिन मैं तुझे उस जगह पर जाने नहीं दे सकता। अब तो तेरी ज़िंदगी हम लोग के बीच ही गुजरेगी। जहाँ हम जाएंगे तू हमारे साथ में रहेगा। अगर तू भागने की कोशिश भी करेगा ना, तो तू भाग नहीं पाएगा।
मैं बता रहा हूँ। ये कहानी विजय और नीलेश के बीच में जो संवाद हुआ था, आओ उसके बाद की कहानी है। जो वो लोग उस जगह पर मिले थे जहाँ पर नीलेश का कुछ घंटे के लिए शरीर मिला था, उसकी बाद की कहानी है। इसके बाद वो चिट्ठी अब उनके घर भी पहुँच गई थी, और चिट्ठी जो विजय थे नीलेश के दोस्त, उन्होंने भी पढ़ा था, और उनको लगने लगा था कि जो ये नीलेश कह रहा है ना, बिल्कुल सत्य बात है। वो लोग उस श्मशान में गए थे उस वक्त में, जब 1 घंटे के लिए नीलेश का शरीर मिला था कि बाबा से अब वापस लाएंगे नीलेश को, किसी भी तरह से बाबा को मना लेंगे। लेकिन जब वहाँ लोग गए, ना तो बाबा मिले ना नीलेश मिले। वो लोग जगह जगह जितने श्मशान था, हर जगह बाबा को ढूंढते रहे, लेकिन बाबा तो बनारस आ चुके थे नीलेश की आत्मा के साथ में। और इसके बाद वो विजय अब वहाँ से नौकरी छोड़ दिया था। अब उसको लगने लगा कि जब मेरा दोस्त नहीं है तो मैं इस जगह पर रहूँगा ही नहीं। फिर वो नागपुर सिटी में आ चुका था। अब मेरे ही घर में एक कमरा किराए पर लिया था। ये जो बता रहे हैं ना ब्रिज मोहन तिवारी जी, जब उस टाइम में नौजवान थे, पढ़ाई कर रहे थे। अब मेरे ही घर में किराए के मकान पर लिया था, आओ पास की फैक्ट्री में काम किया करता था। आओ वो मेरे घर में 8 साल तक रहा था। जो पहली चिट्ठी आई थी ना, उसने सब कुछ बताया था कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है। उसको नया शरीर मिल चुका है, लेकिन वो घर कभी लौटेगा नहीं। वो बाबा के साथ ही, जहाँ बाबा जाएंगे और वो उन्हीं के साथ में रहेगा, चेला बन करके, कभी घर नहीं लौटेगा। और उसके बाद एक चिट्ठी और आई थी, उसमें भी वही सब बात लिखी हुई थी। और फिर कहा गया कि देखो, आप कोई मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं जहाँ पर हूँ मैं सुख से हूँ, भगवान की आराधना में हूँ, ताकि मुझे नया जन्म मिले तो मैं उसी घर में आऊँ, अपने परिवार में, अपनी पत्नी के पास, अपने बेटे के पास, अपने भाई के पास। इसके बाद तीसरी चिट्ठी कभी नहीं आई। वो कहाँ गए नीलेश, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। आज तक वो लोग चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं, उन घर वाले, कि कभी तो चिट्ठी कोई आएगी, नीलेश की खोज खबर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो वो साधु बाबा मिले उन लोगों को जो शमशान में रहा करते थे, क्योंकि वो जगह बदल चुके थे। अब वो बनारस में थे, और बनारस भी गए लोग ढूंढने के लिए। जगह जगह पर वो लोग जा कर के शमशान में ढूंढते थे, लेकिन नीलेश कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। और तब वो लोग थक हार करके अब अपना घर लौट चुके थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है ब्रिज मोहन तिवारी, नागपुर के रहने वाले हैं, और आज उनकी उम्र 62 साल की है। और कहते हैं कि जब मैंने वो कहानी उस विजय के मुंह से सुना था ना, तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं जब चिट्ठी पत्री सब उसकी जानकारी ली ना, तब मुझे पता चला कि वास्तव में ऐसा हुआ था उस गांव में, अब जहां पर विजय और नीलेश रहा करते थे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी घटना को, अपनी कहानी को भेज सकते हैं। और ये घटना कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल किसकी कहानी के साथ में, मैडम जी और आशीष की कहानी के साथ में। तो कल आप ज़रूर तैयार रहिएगा, सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।